हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीआरडीओ के टेक्नीशियन ए, जिसमें कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, यानी कि इन तीनों ट्रेड से जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे, उन सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट 66 रहने वाला है और इसके पहले मैंने 65 प्रैक्टिस सेट्स दे रखा है। अगर आप लोगों ने इन सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और मैंने खजाना वीडियो के नाम से एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है। यहाँ से आपके 5 से 6 नंबर तो पक्के आएंगे ही आएंगे, यानी कि वैसे वैसे टॉपिक्स को लिया गया है जहाँ से आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा ही जाता है। इसलिए इस वाले वीडियो को, यानी खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। ये सभी ट्रेडों के लिए है। और फ्रेंड्स, मैंने जीके और जीएस का भी क्लास ले रखा है। अगर आप लोगों ने इस वाले क्लास को भी नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको जो प्रीवियस ईयर जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उसको लगाने से आपको एक ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि एक आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप उन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से बना लें, ताकि कभी भी अगर आने वाले जो एग्ज़ाम हो उनमें अगर क्वेश्चन रिपीट हो उसी टॉपिक से तो आप आसानी से उसे बना सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पिंटल नोजल का उपयोग छिद्र में किसको रोकने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कार्बन का जमाव रोकने के लिए किया जाता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये आरआरबी एएलपी मैकेनिक डीजल 2019 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पिंटल नोजल का उपयोग छिद्र में कार्बन के जमाव को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कार्य करने की दर को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पावर, यानी कि शक्ति कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम है और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये आरआरबी एएलपी 2019 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कार्य करने की दर को शक्ति यानी कि पावर कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर बराबर क्या होता है, तो कार्य बटे समय होता है। कार्य को किसी से डिनोट करते हैं तो डब्लू से, समय को टी से। और कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि एफ इंटू डी, और समय का टी होता है। और इसकी इकाई यानी कि जो पावर होता है इसकी इकाई क्या होता है, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड इसका इकाई होता है, या उसको वाट भी कहते हैं। किसको, तो पावर को, यानी कि पावर का जो इकाई होता है उसको वाट भी कहते हैं और न्यूटन मीटर पर सेकंड भी कहते हैं। नोट में दिया गया है कि जो पावर है वो क्या है, तो ये अदिश राशि है। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए मीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि करंट, यानी करंट को मापने के लिए ए मीटर का उपयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम है और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये आरआरबी एएलपी 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ए मीटर का उपयोग या प्रयोग धारा यानी कि करंट मापने में किया जाता है। मल्टीमीटर से धारा, वोल्टेज तथा प्रतिरोध तीनों मापी जाती है। अगला इसका पॉइंट है, वोल्टमीटर द्वारा वोल्टेज मापा जाता है। अगला है ओम व मेगर,
द्वारा प्रतिरोध को मापा जाता है। यानी कि जो ओम जो मीटर होता है वह जो मेगर होता है उससे क्या मापा जाता है, तो प्रतिरोध जो होता है उसको मापा जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मास प्रोडक्शन में मशीन पार्टों पर ड्रिलिंग आदि करने के लिए कौन सी युक्तियाँ प्रयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी फास्टनर्स। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये भेल हैदराबाद फीटर 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मास प्रोडक्शन में मशीन पार्टों पर ड्रिलिंग आदि करने के लिए फास्टनर्स युक्तियाँ प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कटिंग धातु की मात्रा किन बातों पर निर्भर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन सा। तो ड्रिल के व्यास पर, कूलेंट पर, पदार्थ की कठोरता पर। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले ये देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये कोल इंडिया फीटर 2013 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ड्रिलिंग ऑपरेशन करते समय धातु की मात्रा ड्रिल के व्यास, कूलेंट पर तथा पदार्थ की कठोरता पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सी विधि द्वारा एक जॉब पर समांतर और लंबवत रेखाएं खींची जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि डेटम लाइन विधि द्वारा। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये कोल इंडिया फीटर 2013 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक जॉब पर डेटम लाइन द्वारा समांतर और लंबवत रेखाएं खींची जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ताप प्लास्टिक वेल्डन छड़ के अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ट्रायंगुलर यानी कि त्रिकोणीय। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम है और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी वेल्डर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ताप प्लास्टिक वेल्डन छड़ के अनुप्रस्थ काट का आकार त्रिकोणीय यानी कि ट्रायंगुलर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस कारक पर वेल्डनीयता निर्भर नहीं करती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर यानी कि क्वथनांक पर। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी वेल्डर 2018 में पूछा गया वह प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वथनांक बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर वेल्डनीयता निर्भर नहीं करती है। अगला इसका पॉइंट है गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, तापीय प्रसार यानी कि थर्मल एक्सपेंशन एवं ऊष्मा चालिता यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी पर वेल्डनीयता निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सिलेंडर बोर का व्यास नापने के लिए किस गेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि टेलीस्कोपिक गेज का इस्तेमाल किया जाता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये आरआरबी एएलपी फीटर 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सिलेंडर बोर का व्यास नापने के लिए टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप गेज का प्रयोग अधिक गहराई पर किसी छिद्र का माप लेने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग मैलेट बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ढलवा लोहा। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये डीएमआरसी मेंटेनर फीटर 2020 में
फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ढलवा लोहा का प्रयोग मैलेट बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ढलवा लोहा का उत्पादन क्यूपोला भट्ठी में किया जाता है। ये तो जो पॉइंट है ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बॉक्स एंगल प्लेट की सतह फिनिश होती है जिनका प्रयोग मशीनिंग तथा मार्किंग के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 6 सतह, यानी कि 6 सतह होती है, 6 सतह फिनिश होती है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये आरआरबी कोलकाता एएलपी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बॉक्स एंगल प्लेट की 6 सतह को फिनिश किया जाता है। इनका प्रयोग मशीनिंग तथा मार्किंग के लिए किया जाता है। इस एंगल प्लेट का लाभ यह है कि एक बार जॉब को सेट कर देने के बाद जॉब को बॉक्स के साथ ही अगला मार्किंग मशीनिंग ऑपरेशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। टेम्पलेट निम्न में से किसकी नहीं बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गत्ता की नहीं बनाई जाती है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये यूपीएसएससी ट्रेसर टेक्निकल 2015 में पूछा गया प्रश्न है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रश्न है, यानी कि इस सेट में जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उसमें, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, यानी कि एक तो क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है और दूसरा जो पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो भी आपका क्लियर हो जा रहा है। यानी कि एक क्वेश्चन में आपके मैक्सिमम 8 या 9 क्वेश्चंस क्लियर हो ही जा रहे हैं। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे किसी उत्पाद को अधिक संख्या में बनाना हो तो सर्वप्रथम एक नमूना तैयार करते हैं। इसके बाद इस नमूने की नकल करके उस जैसा अन्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इस नमूने के रूप में जो उत्पाद तैयार किए जाते हैं उसे ही क्या कहते हैं, तो टेम्पलेट कहते हैं। आई होप टेम्पलेट आपको समझ में आ गया होगा। इसका अगला पॉइंट है टेम्पलेट मुख्यतः सीट, कार्डबोर्ड तथा रबड़ आदि के बनाए जाते हैं, परंतु यह गत्ते के नहीं बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। स्टील काटने के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एज कितने कोण पर ग्राइंड होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 17 डिग्री के कोण पर। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम है और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्टील को काटने के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एज कितना, तो 70 डिग्री कोण पर होता है। डायमंड चीजल से स्टील काटने के लिए कटिंग एज 60 डिग्री कोण पर ग्राइंड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। प्रोग्रेसिव प्लग गेज के गो व नो गो साइज बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एक सिरे की तरफ, यानी एक ही सिरे की तरफ होते हैं। यानी कि जो प्रोग्रेसिव जो प्लग गेज होता है उसका जो गो और जो नो गो साइज, जो गो और नो गो साइज जो होता है वो एक ही सिरे पर मौजूद होता है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये आरआरबी कोलकाता एएलपी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। जैसे प्रोग्रेसिव प्लग गेज के गो व नो गो इसके एक सिरे की तरफ ही बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इंस्पेक्शन गेज की परिशुद्धता कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 0.0003 इंच होती है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये आरआरबी गोरखपुर एएलपी 2002 में पूछा गया हुआ प्रश्न है।
अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इंस्पेक्शन गेज का उपयोग वर्कशॉप गेज द्वारा तैयार कारखंडों के निरीक्षण के लिए किया जाता है। मीट्रिक प्रणाली में इन गेजों की परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी 0.00762 mm या 0.0003 इंच होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक कारखंड की ऊंचाई कौन से यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मापी जाती है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये आरआरबी गोरखपुर ALP 2003 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कारखंड की ऊंचाई वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किस गेज द्वारा कार या खंड के बाहरी एवं आंतरिक त्रिज्या मापते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रेडियस गेज के द्वारा। अब देख लेते हैं कि ये कौन सा एग्जाम है और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फीटर इटारसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रेडियस गेज के बारे में उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे किसी जॉब की अंदरूनी या बाहरी रेडियस को चेक करने के लिए रेडियस या फिलेट गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा गेज आंतरिक चूड़ियाँ चेक करने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी स्क्रू पिच गेज। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम है और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये आरआरबी मुंबई ALP 2009 में पूछा गया प्रश्न है। ये अब देख सकते हैं स्क्रू पिच गेज का फिगर दिया गया है यहाँ पर। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। किसके बारे में? तो स्क्रू पिच गेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस गेज का प्रयोग बाहरी या भीतरी चूड़ी अर्थात स्क्रू या नट की चूड़ियों की पिच जांचने के लिए किया जाता है। एक होल्डर में कई साइज की स्टील के पत्तियों को स्क्रू के द्वारा कसा जाता है, जिस पर अलग अलग पिच कटी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। माइक्रोमीटर का सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नट और बोल्ट। अब देख लेते हैं कि ये कौन कौन से एग्जाम में और कब कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये NTPC फीटर 2014 में पूछा गया प्रश्न है और मझगांव फीटर 2013 में पूछा गया प्रश्न है। यानी कि ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये दो एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे माइक्रोमीटर साधारणतः नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करते हैं तथा वर्नियर कैलिपर दो स्केलों के अंतर पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वोत्तम वेल्डनीयता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आयरन, यानी कि लौह। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी वेल्डर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लोहा यानी कि आयरन के बने, तो लोहा धातु में सर्वोत्तम वेल्डनीयता है। इसका अगला पॉइंट है धातुओं के सुगमतापूर्वक वेल्ड होकर अच्छे जोड़ बनाने की प्रवृत्ति को वेल्डेबिलिटी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने इस खजाने वाला वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में यानी किसी भी एग्जाम में 5 से 6 नंबर तो पक्के आएंगे ही आएंगे। इसीलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें।
इसमें वैसे वैसे टॉपिक्स को लिया गया है जहाँ से आपके क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे ही जाते हैं, इसलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, ये सभी ट्रेडर के लिए है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।